उपचुनाव इतने क्यों अहम? मुद्दों से ज्यादा शख्सियतों का दम। बड़े चेहरे करते दिखे जतन, जनता को भी यही पसंद। 30 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए मतदान का प्रचार बुधवार शाम थम गया। आखिरी दिन भी फाइट जोरदार ही रही। नयगांव और पृथ्वीपुर में सीएम शिवराज ने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो उधर खंडवा लोकसभा में कमलनाथ भी डटे रहे। साथ में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी मौजूद रहे। मैं अपने दोनों हाथ उठा के प्रतिमा को आशीर्वाद दे रहा हूँ। आप भी बहनों और भाइयों, आज ऐसे हाथ करके प्रतिमा को आशीर्वाद दे दो और आश्वस्त कर दो कि बेटी चिंता मत कर, ये जनता तुम्हारे साथ है। यहाँ तो आकर आपने एक बात तो साबित कर दी कि अगर एक बड़वा का बिक सकता है, बड़वा बिक नहीं सकता। बड़ी खुशी हुई आप सबके बीच में आके। आपने कांग्रेस का सम्मान किया। पेट्रोल डीजल 100 रुपए से पार हो गया। गैस सिलेंडर 950 रुपए का है। खाद डीएपी मिल नहीं रही। किसान की आमदनी दुगना करेंगे, ये वादा किया था भाजपा ने, नहीं किया था। दुगना छोड़ो, किसान की जो लागत है खाद, बीज, तेल, पानी, बिजली की, उतना भी किसान को मिल नहीं पाता। मध्य प्रदेश में एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में प्रत्याशियों से ज्यादा बोलबाला शख्सियतों का दिखा। वो चेहरे जिसे पब्लिक सुनने को आती रही बीजेपी की ओर से, जहां शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, पंकजा मुंडे समेत कई कैबिनेट मंत्री चुनाव मैदान में कांग्रेस को ललकारते नजर आए। इतना ही नहीं, शख्सियतों का इन्वॉल्वमेंट इस कदर रहा कि खुद सीएम ने चारों जगह पर रात्रि विश्राम किया। उधर कांग्रेस की तरफ से मैदान में कमलनाथ तो रहे ही, अंत में सचिन पायलट भी आ गए। दिग्विजय भी चुनावी सभाएं लेते दिखे। सवाल यही है कि आखिर इस छोटे चुनाव में शख्सियतों ने इतनी बड़ी ताकत क्यों झोंकी? मुद्दों की गूंज कहां गायब हो गई? आज का चुनाव, उपचुनाव के भी अपने मायने होते हैं। इस चुनाव से कोई गवर्नमेंट बनने नहीं, बिगड़ने नहीं, पर आपको खास करके नौजवानों को संदेश देना है कि हम सतना के लोग भोले वाले हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं, सरल स्वभाव के हैं, पर हम मूर्ख नहीं हैं। इस चुनाव से प्रदेश की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देश की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हारे या जीते, शिवराज जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। फर्क अगर पड़ेगा तो इस प्रदेश की, इस क्षेत्र की जनता को। पूरा भारतीय जनता पार्टी का तंत्र प्रत्येक बूथ पर लगा है और हमारा केवल एक कोई चुनाव नहीं है, आगे की रणनीति भी है इस चुनाव के अंदर। ये उपचुनाव शख्सियतों का नहीं तो और क्या है? अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए। बीजेपी के दिग्गजों का भोजन भी जनता के बीच हो रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान जितना जोर लगाना था लगा दिया गया। शख्सियतें मैदान में उतरी तो दूसरे दल से भी नेता कार्यकर्ता इधर उधर हो लिए। अगर मुद्दों पर चुनाव होता तो क्या प्रचार की तस्वीर कुछ अलग होती? कांग्रेस के उम्मीदवार और बीजेपी के उम्मीदवार ही प्रचार के लिए काफी होते। सवाल ये भी है कि क्या जनता भी चुनाव में दिग्गजों को ढूंढती है, चाहे वो चुनाव छोटा ही क्यों ना हो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज का मुद्दा में। मैं हूं दीपक मिश्रा और आज का हमारा विषय है छोटा चुनाव, बड़ी शख्सियत। शख्सियत परिवार में भी होती है, सामाजिक जीवन में भी होती है और राजनीति में भी होती है। अब चूंकि बात उपचुनाव की हो रही है तो 4 सीटों पर 30 अक्टूबर को वोटिंग होना है, लेकिन जिस तरह का प्रचार कैंपेन दिख रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि ये शख्सियतों का, जिन्हें हम पर्सनालिटी कहते हैं, शख्सियतों का चुनाव ज्यादा है, पर्सनालिटीज का चुनाव ज्यादा है। उम्मीदवार खड़े हैं लेकिन मुद्दों से ज्यादा बड़े चेहरों की टक्कर भी दिख रही है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या जनता भी चुनाव में बड़े चेहरे ही देखना पसंद करती है या फिर यह पसंद पार्टियों ने थोप दी है? आज इन्हीं कुछ सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इनके जवाब। मिलिए जल्दी से उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिव्या गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रही है, इंदौर से, बीजेपी प्रवक्ता है। दिव्या जी, बहुत स्वागत है आपका। अजय सिंह यादव कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता है, अजय जी का भी बहुत स्वागत। और दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत, वरिष्ठ पत्रकार, मध्य प्रदेश की राजनीति में नजर रखने वाले। और जैसा कि हमारा विषय है, चुनाव भले ही उपचुनाव ये छोटा हो, लेकिन शख्सियत, पर्सनैलिटी और इस चर्चा की, डिबेट की शुरुआत के पहले दिनेश जी और मैं, आमिर खान का कहीं हमारी बातों में जिक्र आ गया।
दिनेश जी, मैं देख रहा हूं आमिर खान से मुझे याद आया कि इन नेताओं की बॉडी लैंग्वेज में अगर देखूं, चाहे सीएम शिवराज हो चाहे कमलनाथ हो, शिवराज जी कहते कि आप दीजिए साहब, कमलनाथ से मैं पूछता हूं 15 महीने का हिसाब किताब दीजिए, तो कमलनाथ की बॉडी लैंग्वेज और जिस दमदारी से वो कहते हैं कि आ जाइए, एक मंच पे आ जाइए, मैं हिसाब देने को तैयार हूं, जिस तरह से पर्सनालिटीज, ये शख्सियत दिख रही है, इनकी बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, उससे मुझे आमिर खान की वो मूवी का गाना याद आ रहा है कि हमसे बच के रहना मेरे यार, यहाँ के हम सिकंदर। कौन किसका सिकंदर, कैसे ओवरऑल आप देख रहे हैं? देखिए दीपक जी, जिन दो चेहरों का आप जिक्र कर रहे हैं वो राज्यों के, अपने मध्य प्रदेश के दोनों बड़े नेता हैं, और इनके बिना आप स्थानीय निकायों के चुनाव को भी नहीं देख सकते, क्योंकि एक पार्टी प्रेसिडेंट है, एक चीफ मिनिस्टर है, और आप बीडी शर्मा जी को भी ले लें तो वो भी पार्टी प्रेसिडेंट है। क्योंकि कोई भी उपचुनाव हो या आम चुनाव हो, पार्टी प्रेसिडेंट और विधायक दल के नेता के बिना ये पूरा नहीं होता। आप देखिए, उतनी बड़े हिसाब से जिस तरह से शख्सियतें हमें चुनाव में नज़र आती हैं वो मध्य प्रदेश में आपको दिखाई नहीं दी, क्योंकि ये टोटली लोकल इलेक्शन है। इसलिए आप देखिए, कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप हो या भारतीय जनता पार्टी की कोई नेशनल लीडरशिप, इस इलेक्शन में आपको उस तरह की प्रेजेंस उसकी नहीं दिख रही है, क्योंकि सभी अपने स्तर। लेकिन इस चुनाव में आप जो शख्सियतों का जब जिक्र कर रहे हैं तो उसके बजाय आप उम्मीदवार देखिए, ये उम्मीदवार पर ही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उम्मीदवार का चयन जो है जोबट में किया, या जिस तरह से हमने ये देखा कि पृथ्वीपुर में किया, तो ये कहीं ना कहीं उनको ये मालूम है कि कौन सा चेहरा उम्मीदवार के तौर पर मुफीद है, तो इसलिए उन्होंने कोशिश की, उसमें कास्ट के सांचे में भी बिठाने की कोशिश की, नेताओं के बीच में सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है। तो जो पार्टी ने कोशिश जरूर की है कि उम्मीदवार पर आधारित हो, लेकिन खुद को, बड़े नेताओं को, जो राज्य के बड़े नेता हैं, उनको अपनी प्रतिष्ठा भी स्वयं उसमें लगानी पड़ रही है, जिसके कारण जो है ये चुनाव हम देख रहे हैं कि आखिरी दिन तक बड़ा रोचक बन गया। एक छोटा सा सप्लीमेंट्री सवाल इसी से जुड़ा है दिनेश जी, क्योंकि हम शख्सियतों की बात कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कांग्रेस जो शुरू से आरोप लगाती आ रही है कि बीजेपी मुद्दों से भटक रही है, मुद्दों की तो बात ही नहीं हो रही है, और दूसरी तरफ हम अगर नेताओं के कुछ उन तस्वीरों को देखें, जैसे कमलनाथ की हम बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना के जो हितग्राही हैं उनके मकान में शिवराज जी ठहरते हैं, भोजन करने जाते हैं, वीडी शर्मा जा रहे हैं, ये तस्वीरें भी बहुत कुछ कह रही हैं। नेताओं के चेहरे तो बहुत कुछ कह ही रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज तो कह ही रही है, ये तस्वीरें भी बहुत कुछ कह रही है। वहां की स्थानीय जनता, वहां के वोटर्स इन जब तस्वीरों को देखते होंगे तो जाहिर है इसको भी किसी ना किसी एक फैक्टर के तौर पर देखते होंगे। देखिए दीपक जी, ये तस्वीरें बहुत नई नहीं है राजनीति में, जो देश की राजनीति है ना, उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले हमने कुंभ में भी देखा, सिंहस्थ में भी देखा, इस तरह की तस्वीरें गाये बकाये आप चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान आती रहती हैं। लेकिन जब आप राज्य के मुद्दों की बात करेंगे तो कैलाश विजयवर्गीय जी ने जिस तरह से अपने भाषण में ये कहा कि इससे शिवराज जी, नरेंद्र मोदी जी, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो वो ये बता रहे कि मुद्दा तो कोई महत्वपूर्ण है ही नहीं। लेकिन आप यदि मुद्दा नहीं होता तो लोगों के घर आप खाना खाने क्यों जाते? तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट के लिए जा रहे हैं, या एंटी इनकम्बेंसी को आप जो है कवर करने जा रहे हैं, कि जो है आप इस किसी तरह से एंटी इनकम्बेंसी डाइल्यूट हो और पार्टी को जो नुकसान होना है वो ना हो पाए। तो मुद्दे तो है, लेकिन वो साइलेंट है, जो अभी आपको उपचुनाव में तीव्रता उसकी दिखाई नहीं देती। चलिए ठीक, मैं लौटूंगा आपके पास। अजय जी, आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद मैं दिव्या जी के पास जाऊंगा, क्योंकि मुझे अब अचानक से अभी सचिन पायलट याद आ गए। कांग्रेस पार्टी को आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ती? ठीक है, आपके स्टार कैंपेनर हैं, स्टार चेहरे हैं, आपके राजनेता हैं, लेकिन जिस तरह से राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम को आपने खंडवा बुलाया, आज बड़ी सभा हुई, कमलनाथ के साथ बैठे, कहीं ना कहीं गुर्जर फैक्टर की भी बातें हैं, इसे कांग्रेस पार्टी या आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए दीपक जी, ये उपचुनाव मध्य प्रदेश के सरकार या केंद्र की सरकार के लिए होने वाले चुनाव नहीं है, लेकिन ये चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं पूरी तरह से इस बात को कह रहा हूँ। जिस तरह के हालात हैं, आप हालात देखिए, महंगाई, पेट्रोल डीजल 120 रुपये, रसोई गैस 1000 रुपये, खाद के लिए किसानों के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं। इस हालत में अगर भारतीय जनता पार्टी को किसान या आम आदमी मत देगा तो वो जुल्म और अत्याचारों के ऊपर मोहर लग जाएगी। इसलिए
देखिए, जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाहती है। भाजपा का दोहरा चरित्र आज सामने है। 350 रुपए का गैस सिलेंडर पे भाजपा की महिला नेत्रियां धरना देती थी। मैं दिव्या जी से भी पूछना चाहूंगा कि 1000 रुपए पे कब धरने पे बैठेंगी भाजपा की नेत्रियां। दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल में 60 रुपए पे शिवराज जी साइकिल चलाते थे और 120 रुपए जनता के ऊपर, ये अत्याचार से कम नहीं हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में वो हालात हैं दीपक जी कि प्रदेश में ट्रैक्टर से हल चलने लगे हैं गाँव में, और घरों में गैस चूल्हे की जगह लकड़ी के चूल्हों ने ले ली है। तो इस तरह के हालात में जनता जवाब देगी। और मध्य प्रदेश के हालात देखिए आप, महिला अत्याचार प्रदेश नंबर 1, बाल अत्याचार पहले नंबर पे, कुपोषण में पहले नंबर पर, आदिवासियों पे अत्याचार में पहले नंबर पर। तो बताइए जनता को मिला क्या? ये नाटक नौटंकी क्या? जनता को समझ में नहीं आता है कि जहां आप 15 साल में 5 दिन नहीं गए और आज उपचुनाव के लिए घर घर जाके गरीबों के घर खाना खा रहे हैं। अरे उन गरीबों के लिए आपने जो अत्याचार किया है उसका जवाब जनता देगी। चारों क्षेत्रों में कांग्रेस की जीत तय है। मैं जवाब ले लेता हूं दिव्या जी से। दिव्या जी, सुना आपने अजय जी बहुत गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं जो वाकई विचारणीय है, लेकिन एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं, विश्लेषक, कि इस उपचुनाव से पहले बीजेपी के पास पाने को बहुत कुछ है, खोने को कुछ नहीं है। क्या जादू चला रही है आपकी पार्टी? दीपक जी, अजय जी बहुत मुस्कुरा रहे थे जब माननीय दिनेश जी ने जो जिसे कहते हैं ना फूड राजनीति, जो खाने की राजनीति है, उसको लेके बड़ा मुस्कुराया उन्होंने। नहीं दिव्या जी, आपकी बातों पे भी मैं मुस्कुरा देता हूँ। अजय जी मुस्कुरा जी, ऐसा करिए कि जनता मुस्कुरा पाए। पहले मैं आपके जवाब दे दूं जी। तो जैसा कि दिनेश जी ने कहा कि ये जो फूड राजनीति जिसको बोलते हैं, फूड पॉलिटिक्स, ये कोई नई नहीं है। और अजय जी जो बहुत मुस्कुरा रहे थे, उनको स्मरण करा दूं कि ऐसे राहुल जी ने भी अनेकों ऐसे बहुत सारे, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, पर ऐसी बहुत सारी नौटंकियां करी है जहां उन्होंने जाके किसी के घर खाना खाया, तो किसी को गले लगाया, तो किसी को गोद में उठाया। इस तरह के आपने भी फोटोशॉप्स बहुत सारी करी है। और अभी हाल ही में हमने उत्तर प्रदेश में देखा, फोटोशॉप कर रहे हैं शिवराज जी, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। बीजेपी की प्रवक्ता पूरी गंभीरता से स्वीकार कर रही है कि शिवराज जी फोटोशॉप की राजनीति कर रही है। एक मिनट, दिव्या जी को सुन लेते हैं, दिव्या जी को सुन लेते हैं जी। राहुल जी ने फोटोशॉप के लिए बहुत कुछ करा क्योंकि वो जमीन के कार्यकर्ता नहीं है। शिवराज जी और राहुल जी में यही बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि शिवराज जी जमीन के व्यक्ति हैं, राहुल जी तो लैंड करते हैं और अपने आप को झोपड़ी में पाते हैं, फोटोशॉप करते हैं। पहले बहुत सारी झोपड़ी की सफाई होती है, परफ्यूम छिड़का जाता है, फिर वो वहां जाके बैठने की व्यवस्था करते हैं और फिर उसके बाद जाके वो खाना खा के फोटोशॉप हो जाती है। गंभीर सवाल है दिव्या जी से, देखिए गंभीर मुद्दों के जवाब दीजिए दिव्या जी। बहुत लिमिटेड समय होता है डिबेट में। मैंने जनता के महंगाई, बेरोजगारी और जो मध्य प्रदेश के हालात है उन मुद्दों पे जवाब दीजिए, तो जनता के लिए फैसला लेना आसान होगा। इस तरह की बातों से केवल समय निकालने की बात है। दिव्या जी जवाब दे रही हैं जी। हाँ, दूसरा विषय उन्होंने करा था, जैसे मैंने आपको फिर बोला कि प्रियंका वाड्रा ने भी अभी उत्तर प्रदेश में जाके इस तरह की बहुत सारी नौटंकी करी। तीसरा मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि ये जो अभी पूरा चुनाव डिक्लेयर हुआ, उसमें बहुत सारे समय तक दिग्विजय सिंह जी ने टिकट बांटे, लेकिन वो स्वयं गायब रहे। लास्ट मोमेंट पे एंट्री मारते हैं और एंट्री मार के 3-4 सभाएं ले लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कितनी सभाएं ली हैं दिव्या जी, आपको पता है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिन्हें आप दल बल से खरीद के लाए थे, वो इस चुनाव में क्यों दूर बैठे हुए हैं? अगर इस तरह से पैमाना होता है कि किस पार्टी के किस नेता ने कितनी सभाएं करी, नरोत्तम मिश्रा जी ने कितनी सभाएं करी इस प्रचार में? केवल एक सभा। दिव्या जी सुन पा रही हैं आप? सर हाँ, मैं सुन रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर, आप बोलिए आप। हाँ, तो सचिन पायलट जी को जिस तरह से राजस्थान में तिरस्कृत करा गया, अपमानित करा गया, उनको हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया गया, आज अब यहाँ लाके सम्मान की बात कांग्रेस थोड़ा सा पाएगी या नहीं हो पाएगी? या केवल इधर उधर ही घूमते रहेंगे पूरे समय? सुनिए ना, जो जनता को क्या लेना देना इन मामलों से? जनता पूछ रही है पेट्रोल 120 का क्यों मिल रहा है, रसोई गैस 1000 रुपए की क्यों मिल रही है? मैं दोहरा देता हूँ, जनता को कोई लेना देना नहीं है। आपके सवालों को मैं दोहरा देता हूँ, क्यों प्रचार में नहीं है या कांग्रेस की कोई सुनिए ना अजय जी क्यों है? आप जनता को हिसाब दीजिए, जिसका बजट बिगड़ गया है, जिसकी थाली उजड़ गई है, उसको हिसाब दीजिए, वो फैसला करेगा। इन मामलों का जनता से कोई लेना थोड़ा सा समय ले रहा हूं अजय जी, आपके सवालों को मैं दोहरा रहा हूं। दिव्या जी देखिए, हम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पे ना जाते हुए हम यहाँ के उपचुनाव का जो हमारा विषय उस पर केंद्रित रहे। दिग्विजय क्यों नहीं आए प्रचार में, मैं ये अजय जी से पूछूंगा।
लेकिन उनका सीधा सा सवाल है, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, महामारी पर, इस पर बातें क्यों नहीं हो रही? अत्याचारों पे, आदिवासियों पे अत्याचारों पे, कुपोषण पे, बाल अपराधों पे। मैं ले रहा हूँ, जवाब ले रहा हूँ जी। अजय जी, एंकर को प्लीज एंकर का विषय कर लेने दीजिए, मैं आपकी बातों का जवाब देती हूँ। सुन लीजिए अजय जी, मैंने आपको वक्त दिया, मैं अब दिव्या जी को वक्त दे रहा हूँ। दिव्या जी बोलिए, आपकी बारी। दीपक जी, मेरा विषय ये है कि हम अपनी सारी के सारे विकास की जितना हमारी यात्रा है, उस विकास की यात्रा को लेकर जनता के बीच में गए हैं। जनता हम पर विश्वास इसलिए करती है क्योंकि हमने डिलीवरेंस करा है, हमने गुड गवर्नेंस करी है, हमने सिर्फ बातें लच्छेदार नहीं करी, हमने उसको प्रतिबिंबित भी करा है और परिलक्षित भी करा है और जमीन पर लेकर आए हैं। रही बात आपकी जो पेट्रोल डीजल, और आप स्वयं जानते हैं अजय जी कि अभी ये जो सारा का सारा परिदृश्य है, ये परिदृश्य पोस्ट कोविड का परिदृश्य है, जिस पर पूरा का पूरा विश्व अभी आधारित है और अभी उसके दौर में से, कठिन दौर में से गुजर रहा है। चाहे वो डीएपी की भी बात क्यों ना हो, आपको पता है कि खाद का जो सारा का सारा मटेरियल है वो विदेश से आता है, उसका भी काम चल रहा है। अभी वो सारा जो कोरोना से क्या लेना देना है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ इस बात को। आप थोड़ा सा डिटेल समझा दीजिए, मेरा भी ज्ञान बढ़ जाएगा। मैं ज्ञानवर्धन के लिए पूछ रहा हूँ कि कोरोना से खाद की कमी का क्या डायरेक्ट लेना देना है, मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए, मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आपका ज्ञानवर्धन फिर कर दूंगी। अभी आज ही कर दीजिए, जनता भी समझ लेगी, क्योंकि जनता को ही तो समझना है कि उनको खाद नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हैं कोरोना की वजह से खाद नहीं मिल पा रहा है, तो जनता भी तो समझ ले कि ये कौन सा ज्ञान है। बीजेपी की एक प्रवक्ता युवा मोर्चा की कल झांसी में कह रही थी कि 75-99 साल की लीज पे आजादी मिली है, और आज दिव्या गुप्ता जी कह रही है कि कोरोना की वजह से खाद नहीं मिल रहा है। ये तो अजीब ज्ञान है। मैं बोलूं जी? आपको सिर्फ बताना चाहूंगी अजय जी कि ये जो सारा रॉ मटेरियल आता है, ये रॉ मटेरियल विदेश से आता है। ये सारा का सारा रॉ मटेरियल जहां से आ रहा है, अभी आप माननीय तोमर जी का जो पूरा विस्तृत बयान है, अरे तो मैं आप आपको बता वो दीजिए कौन से देश ने कोविड की वजह से रॉ मटेरियल देना बंद कर दिया है। मेरी जानकारी में ऐसा किसी देश ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर रोक नहीं लगाई है। ये मैं आपको तथ्यों के साथ कह रहा हूँ, ये आप गलत जानकारी दे रही हैं। और अगर आपके पास कोई जानकारी है तो तथ्यात्मक रूप से कहिए कि कौन से देश ने कहा है कि कोविड की वजह से हम डीएपी का मटेरियल नहीं देंगे। ये जनता की आंखों में भ्रम जाल मत फैलाइए। जनता भारतीय जनता पार्टी के ये सब सुनिए ना अजय जी, उन्हें जवाब देने दीजिए। दिव्या जी बोलना शुरू करती हैं, फिर विषय हम भटक जाते हैं। इसका इस तरह का ज्ञान देती हैं कि हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब हम सुन लेते हैं जी। मेरा विषय ये है कि ये सारा का सारा जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में आप और हमको सबको ये बात समझना पड़ेगा। माननीय तोमर जी ने बहुत विस्तृत बयान दिया है, उन्होंने इस बात को समझाया है हमें कि किस तरह से इसका रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं आ पाया था, जिस कारण से हमको ये खाद की कमी आ रही है। उसका भी संचालन बार बार हो रहा है। जितना रैक आ रहा है, उस रैक के साथ डिस्ट्रीब्यूशन को सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन अभी क्योंकि चुनाव, क्योंकि बवाल, क्योंकि बहुत सारी चीजें मच रही हैं, इसलिए उस चीज का अटेंशन बहुत ज्यादा ले लिया जा रहा है। मैं उस चीज को आपके माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहूंगी, ये टेम्पररी फेज है, बहुत जल्दी इस सारे के सारे फेज का निराकरण हो जाए। लेकिन बहुत जल्दी कहना चाहता हूँ, देखिए बहुत जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मुझे कहना जरूरी हो गया है। रबी की फसल की बोनी खड़ी है। मध्य प्रदेश को 6 लाख मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता है, केवल 1 लाख मीट्रिक टन मिला है। और अगर अगले 15 दिन में खाद नहीं मिलेगा तो किसान बर्बाद हो जाएगा। आपकी ये जुमलेबाजी से किसान का घर नहीं चलने वाला है, उसके परिवार उजड़ जाएंगे, बच्चों का लालन पोषण, बच्चियों की शादियां नहीं हो पाएंगी। ये गंभीरता आप नहीं समझ रहे हैं। आप केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं कि कोरोना हो गया इसलिए डीएपी नहीं आया, फसल हर भी नहीं हो सकती है। दिव्या जी, फसल का एक समय होता है, बोनी का समय बीता जा रहा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल प्रपंच कर रहे हैं। मुझे बताइए, स्थानीय मुद्दों की भी आप बात नहीं करते, प्रदेश के मुद्दों की भी बात नहीं करना चाहते, और राज्य स्तरीय देश के मुद्दों की भी नहीं। ठीक, अब बोलने दीजिए, दिव्या जी को बोलने दीजिए जी। विपक्ष में जो बैठा है, मुद्दे उठाने का काम आपका है। हमारा काम ये है कि हम अपने विकास की बात को जनता तक लेकर जाएं। वो जो अजय जी, देखिए अजय जी, फिर अजय जी प्लीज माफी के साथ दिव्या जी को बात रखने दीजिए। दीपक जी, 1 to 1 चलता रहेगा तो कांग्रेस के प्रवक्ता कब बोलेंगे? अगर आप नहीं बोलने दीजिए, अजय जी, आपने 10-15 मिनट से अभी आपने भरपूर मौका ले लिया। तो फिर अब दिव्या जी, बीच में बोलना पड़ेगा ना। दिव्या जी,
मैंने आपसे बोला कि मुद्दों की बात भाजपा कर नहीं रही है। आप पूछिए कि पेट्रोल डीजल से जनता के बजट पे फर्क पड़ रहा है कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देती है। स्थानीय मुद्दों की चलिए बात चलिए चलिए फिर हम खंडवा वही में सवाल दोहरा रहे हैं। अत्याचार हुए, मैं ले और रहा हूं, आपकी जवाब ले रहा हूं पार्टी दिव्या किस जी मुंह से। से आदिवासियों के पास जाती है। ठीक। मैं आपसे कहता हूं, रेगांव में जिस तरह से पानी की कमी है, रेगांव में बरगी योजना 15 साल से अटकी हुई है, किस मुंह से आप जाते हैं? बुंदेलखंड के पिछड़ेपन की बात सुनिए ना अजय जी प्लीज, पलायन की बात देखिए मैं फिर तो आग्रह कर रहा हूं, आप जाते हैं जनता के बीच में। देखिए जनता समझ चुकी है ये दिव्या झूठ जी हमारे फरेब अब साथ नहीं चलने स्काइप वाला से है। जुड़ी है, इसलिए 1 सेकंड 2 सेकंड ऑडियो का भी डिले आ रहा है। दिव्या जी अब मैं पूरा मौका आपको दे रहा हूं जी। दीपक जी, मैं बोलना शुरू करती हूँ। अजय जी अपनी पूरी भड़ास मुझ पर निकाल रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं उनका सारा का सारा प्लीज अजय जी प्लीज, आग्रह विनम्र आग्रह आपसे जी। दिव्या जी सर, अब प्रश्न क्या है? प्रश्न तो कहीं कुछ और बड़ा ही रह गया। संक्षिप्त है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी मुद्दों से क्यों भटक रही है, उपचुनाव से पहले मुद्दों पे बात क्यों नहीं हो रही है? हम तो मुद्दों से भटक ही नहीं रहे। मैंने आपको कहा कि हमारे पास एक ही मुद्दा है कि हम बड़ी विनम्रता के साथ जनता के बीच में अपने विकास को लेकर जा रहे हैं। बड़ी विनम्रता के साथ हम जनता से जो आशीर्वाद दे रहे हैं वो अपने कामों को लेकर आशीर्वाद ले रहे हैं। बड़ी विनम्रता के साथ हम सब जनता के बीच में, और जिनका स्नेह प्रेम आशीर्वाद आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी को मिलता आ रहा है, वही कंटिन्यू होगा। प्रचंड बहुमत से हम फिर जीतेंगे। मुद्दों की कमी को उजागर करा नहीं करना विपक्ष का काम होता है। हम अपना काम विकास को लेकर जा रहे हैं। हमारा काम है कि हम अपनी बात को लेकर जनता के बीच में जाए, और जनता भरपूर उसके साथ प्रसन्न होकर हमको आशीर्वाद दे रही है। तकलीफ इन लोगों को इसलिए होती है क्योंकि ये समय पर मुद्दे ना उठाते हैं, ना इनको उठाना आता है, ना उनको बात वहां तक पहुंचाना आता है। आप स्टूडियो में बैठ के जितना मर्जी बोलना चाहे आप बोले, लेकिन उसका जो आपके नेता हैं जो चलिए मैं ठीक है, मैं एक बार अब इस पर दिनेश जी से ले लेता हूं प्रतिक्रिया। अजय जी दमदारी से सवाल पूछ रहे हैं, गंभीर सवाल दिनेश जी उठा रहे हैं बेशक, लेकिन दिव्या जी का अपना उस पर तर्क है, अपनी पार्टी का वो पक्ष रख रही है, सरकार का पक्ष रख रही है। दिनेश जी बड़ा साधारण सा मेरा सवाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं अलग अलग नेताओं की तस्वीरें, बयानबाजी और अतीत की बातें भी खूब हो रही है। कमलनाथ हो, शिवराज सिंह चौहान हो, अतीत की बातें हो रही है। आपके कार्यकाल में क्या हुआ साहब, हमारे कार्यकाल में ये हुआ, आपने हमारी योजनाएं बंद कर दी, तो ये कहते हैं कि हमने ये शुरू कर दी। लेकिन ये जो लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले इन 4 सीटों को, ये कितना हद तक सही है? क्या जनता के बीच एक मैसेज जाएगा इस हार जीत से? नहीं, देखिए कोई भी चुनाव होता है एक माहौल तो बनता है। आप देखिए हमने जब देखा था कि 2018 के पहले भी जो विधानसभा के उपचुनाव हुए थे उनमें भी भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से चुनाव लड़ी थी, भले कांग्रेस नहीं लड़ी हो, क्योंकि जो मुद्दों की जब बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी अपनी बात जो है, जो बेसिकली जो सरकार में जो पार्टी होती है उसके मुद्दे दूसरे होते हैं, और जो विपक्ष में जो पार्टी होती है उसको कहीं ना कहीं अपने आप को जनता से कनेक्ट करना होता है, जनता से जोड़ना होता है, उनके मुद्दों से जोड़ना होता है। यदि कोई भी चुनाव में मुद्दा बनाने की जो जिम्मेदारी है वो विपक्ष की होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सहूलियत उसी के पास होती है, और क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी किसके खिलाफ काम करती है, वो विपक्ष के खिलाफ नहीं करती। लेकिन जब एंटी इनकम्बेंसी विपक्षी जनता का मुद्दा नहीं उठाएगी तो विपक्ष के खिलाफ भी कई बार हम देखते हैं कि उनका असर उस पर भी जाता है। तो जब हम मुद्दे का कोरस क्या है पूरे आप उपचुनाव में, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एक स्वर में कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं और अपनी सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी जो 15 माह की सरकार है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो मुद्दे हैं, कांग्रेस के नेताओं के पास, कांग्रेस के पास नेता कम है तो उतनी तेजी से वो मुद्दे सुनाई नहीं दे रहा है जैसा होना चाहिए। तो इसलिए जनता के बीच में जिन मुद्दों की बात हम स्टूडियो में कर रहे हैं वो शायद जनता के बीच में हैं, लेकिन वो एक मुद्दे के तौर पे चारों विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव में हमको दिखाई नहीं दे रहे। तो हो सकता है कि जनता इन मुद्दों पर रिएक्ट करे और एंटी इनकम्बेंसी की शक्ल में चुनाव परिणाम हमारे सामने आए। चलिए, बहुत मेरे पास समय की चूंकि कमी है, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण बात दिनेश जी ने कही है, लेकिन अब इस चर्चा को मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, समय की कमी है। इसलिए अजय जी, दिनेश जी और दिव्या जी, बहुत शुक्रिया करूंगा आप तीनों का। चर्चा देखिए, विषय हमारा यही था शख्सियत, लेकिन चर्चा कहां से कहां चली आ गई। कांग्रेस लेकिन वही गंभीर आरोप लगाती है कि मुद्दों की बात नहीं हो रही है। जिस तरह से विधायकों के दल बदल की खबरें आ रही हैं, ये भी एक बड़ा मसला है, गंभीर विषय है। लेकिन ये उपचुनाव के पहले जो शख्सियत हो या नेताओं की तस्वीरें हो या बयानबाजी हो, लिटमस टेस्ट जिसका मैंने जिक्र किया, ये जरूर एक अग्नि परीक्षा है। हालांकि कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि पिछले चुनाव, दमोह चुनाव की हम बात करें,
कांग्रेस को जीत मिली थी, इसलिए दमदारी से कांग्रेस अटैक कर रही है। लेकिन बीजेपी वही मुस्कुरा के कहती है कि साहब चारों सीटें तो हम ही जीतेंगे। देखना होगा, 2 नवंबर के परिणाम बताएंगे। इस खास चर्चा में इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में बाघ पर सियासी दहाड़।